एटम और मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए एक और मैं बात बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में आपको पिछले वीडियो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहले वीडियो में हमने पढ़ा था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे। तो उससे क्वेश्चन रिलेटेड और ये वीडियो के क्वेश्चन रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएंगे। मतलब जो अगला वीडियो आने वाला होगा डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वहां पे आपको उस वीडियो में इस क्वेश्चन के पीडीएफ के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो जाइए, वहां पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, सबसे पहला जो चीज हमें पढ़ना है वो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पढ़ना है। लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अगर मैं थोड़ा सा पीछे से रिवीजन करूं, अगर थोड़ा सा हम बैक चले, बैक कहने का मतलब कि हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े थे। तो वहां पे साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट ने उस लॉ को दिया था, तो वहां पे आपको लेविजियर ने, एंटोनी लेविजियर ने उस लॉ को दिया था। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे आते हैं जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को दिया था। तो आपको एमसीक्यू में जनरली अगर बात की जाए, अब एग्जाम एमसीक्यू पे ज्यादातर होने वाले हैं, तो सारी चीजों को वन बाय वन आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस लॉ को देने वाले जोसेफ प्राउस्ट थे और ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे। क्या थे? एक फ्रेंच केमिस्ट। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी इनके बारे में होगी। अब थोड़ा सा इस लॉ को समझते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन कर लेते हैं तो कहेंगे एवरी प्योर कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड हैं, प्योर कंपाउंड की बात हो रही है, एवरी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट combined in the same proportion by mass। ठीक है, तो हम इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। ऐसे तो पढ़ने में बहुत ही हार्ड आपको लग रहा होगा कि ये लॉ क्या कह रहा है, हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही इजी लॉ है। एक करके इसके बारे में हम समझते हैं। सपोज हमने वाटर लिया, ये वाटर है और वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। अब इस H2O वाटर को अगर हम रिवर से कवर कर रहे हैं, मतलब रिवर से ले रहे हैं, लैक से ले रहे हैं, ठीक है, मतलब देखिए हमने मड से ले रहे हैं, मड वाटर है, मतलब सोर्सेस जो है वो डिफरेंट है। इस वाटर को, मॉलिक्यूल को हम लोग गेन कहां से, इस वाटर के मॉलिक्यूल कहां से गेन कर रहे हैं, तो कभी रिवर से कर रहे हैं, लैक से कर रहे हैं, मड वाटर से कर रहे हैं, मतलब सोर्सेस हमारे अलग अलग है। लेकिन इनके जो एटम्स है, मतलब देखिए अगर हम बात करें H2O बना हुआ, ये एक कंपाउंड है, प्योर कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को बनने में हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स और ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स दोनों मिलके उन्होंने एक वाटरफॉल का फॉर्मेशन करवाया। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए एवरी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब वाटर का सोर्स आप कहीं से भी ले लीजिए, जैसे मड वाटर में अगर हम बात करें, वाटर का सोर्स कहीं से भी आप ले लीजिए, जैसे H2+O2 आपका बनाता है H2O। अब ये मड वाटर का सोर्स है, लैक वाटर का सोर्स है, या रिवर से लिए या समुद्र से लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा, देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा, मास रेशियो होगा। मास रेशियो कहने का मतलब इनके मासेस का जो रेशियो होगा वो हर जगह पे, किसी भी सोर्स से आप लीजिए, हमेशा सामान्य रहेगा। इसको हम लोग आगे भी एक और एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1:2 करेंगे
तो ये हाइड्रोजन के मास हो गए। ऑक्सीजन की मास की अगर बात करें तो 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो आपका 2:16 मतलब 1:8 के फॉर्म में हम लोगों का रेशियो वाटर का हुआ। मतलब वाटर को फॉर्म करवाना है तो उसका सिंपलेस्ट रेशियो हमेशा हम ध्यान रखेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो में भी आप कर सकते हैं। तो जब भी वाटर की फॉर्मेशन आपको करवानी होगी तो आपको 1:8 मतलब 1 मास हाइड्रोजन का और 8 आपको ऑक्सीजन को चाहिए, ठीक है। तो जनरली हमें पे H2O2 का फॉर्मेशन करवाने के लिए, वाटर बनाने के लिए हमें H2+O2 की वाटर बन गया। तो यहाँ पे वाटर जो बनेगा, वाटर जो उनके मासेस जो होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, वो किस फॉर्म में होंगे? 1:8 के फॉर्म में होंगे। देखिए एक दो चीजें और मैं क्लियर करवा देता हूँ, उससे आपको काफी आसानी से हो जाएगा। देखिए अगर हम CO2 की बात करें, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे देखिए अगर कोल को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं, ठीक है, तो जब बर्न करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पे भी इसको हमने हीट दिया, हीट देने के दौरान ये ब्रेक डाउन होगा और बनेगा CaO+CO2। यहाँ से भी हमको क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। या एक दो और मेथड है, आप उससे भी कर सकते हैं। एक और मैं ले लेता हूँ, वॉशिंग सोडा है Na2CO3, इसको हम एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिए। देखिए अलग अलग रिएक्शंस पे हम देखेंगे अभी, तो यहाँ पे रिएक्शंस अलग अलग हो रहे हैं लेकिन फॉर्मेशन सब में CO2 हो रहा है। और सब जगह क्या कार्बन के सेम मासेस होंगे? यहाँ पे भी वही दे रहा है कि आप कंपाउंड कोई सा भी लीजिए, लेकिन जो एलिमेंट है, जो सेम एलिमेंट के, अगर मान लीजिए किसी हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो वहां पे सेम एलिमेंट होगा और उनके मासेस किसी भी रिएक्शंस में हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। तो उसी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो चीजें बनेगी वो बनेगी NaCl प्लस CO2 प्लस H2O रिलीज होगा, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ पे भी CO2 मिल रहा है, यहाँ पे भी CO2 मिल रहा है और यहाँ पे भी CO2 मिल रहा है, मतलब अलग अलग जगहों पे हमें CO2 की फॉर्मेशन हो रही है। तो क्या इनके मासेस, या हम लोग CO2 को अगर देख रहे हैं तो CO2 में कौन कौन से एलिमेंट के एटम्स हैं? तो एक कार्बन के हैं और दो ऑक्सीजन के हैं। यहाँ पे भी एक कार्बन के और दो ऑक्सीजन के हैं, यहाँ पे भी एक कार्बन के और दो ऑक्सीजन के। मासेस की अगर हम चर्चा करें तो मासेस के जो रेशियो है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 × 2 दैट इज 32। दैट मीन्स इसको अगर आप काटिएगा, ये 6:16, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 से इसको कर लीजिए, ये हो गया 3 टाइप्स में और ये हो गया 8 टाइप्स में। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में कोल जब ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे जो मासेस के रेशियो आ रहे हैं किसके किसके, कार्बन और ऑक्सीजन के, वो 3:8 के आ रहे हैं। क्या यहाँ पे भी यही होगा? तो हाँ, यहाँ पे भी आपका रेशियो 3:8 का होगा, यहाँ पे भी 3:8 का होगा, ठीक है। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब है कि जब भी आपका केमिकल कंपोजिशन होगा किसी भी कंपाउंड का तो उसके मासेस हमेशा डिफरेंट होंगे, वो मासेस हमेशा आपको सेम रहेगा। रिएक्शंस कोई भी हो सकते हैं, सोर्स कोई भी हो सकता है, बट जो एलिमेंट के अरेंजमेंट है, उनके मासेस के जो अरेंजमेंट है, जो मासेस है, वो हमेशा एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में ही होगी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप रिवर वाटर से वाटर के अलग सोर्स लीजिए, या यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के आप अलग सोर्स लीजिए। जो कार्बन का एलिमेंट है और जो कार्बन का एटम है और जो ऑक्सीजन का एटम है, उनके मासेस जो होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में ही हमेशा कंबाइन होते हैं। तो यही इस लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का कहने का मतलब हुआ। अब देखिए इससे रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन में जनरली हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वेश्चंस है ये लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो भी कंपाउंड बने हैं उसके एलिमेंट के जो मास रेशियो है वो हर जगह पे सेम ही होंगे। दैट मीन्स अगर Fe2O3 यहाँ पे आयरन ऑक्साइड हमने लिया है तो जितना मास ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन, और जितना मास आपका आयरन का है उतना ही सेकंड में भी होगा। तो ये लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2.4 ग्राम हमारा क्या दिया हुआ है? आयरन ऑक्साइड्स, और यहाँ पे Fe 1.68 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, मास ऑफ ऑक्सीजन की यहाँ से बात करें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2.4 ग्राम में से
अगर माइनस करते 1.68 ग्राम को, तो ये देखिए लगभग आपको 240, तो 2 और आपको हो जाएंगे इधर 36 7 सॉरी 1.72 ग्राम के लमसम आपको यहाँ पे सॉरी 2.1 सॉरी हाँ 0.72 ग्राम के लमसम आपको क्या मिलेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे मास आयरन और ऑक्सीजन के हम रेशियोज की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए Fe का और ऑक्सीजन की बात हो रही है। Fe का है 1.68 और ऑक्सीजन का है 0.72। अगर हम इसको यहाँ पे ले आते तो 1.68 बाई 0.72:1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं। और यहाँ से जब आप इसको कट करिएगा तो अप्रॉक्स आपको 2.33:1 का रेशियो यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन का मिलेगा। यही रेशियो क्या इसमें भी आएगा, चेक कर लेते हैं। देखिए 7 से ये थोड़ा सा ज्यादा है, अगर हम 8 के अप्रॉक्स 0.8 इसको मानते तो ये 2 के लमसम आ जाता, लेकिन यहाँ पे 7 है तो ये आपको अब करिएगा तो 2.33 आ जाएगा। तो यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिला वो हमें 2.33 और 1 का मिला। तो इतना ही हमें किसका मिलना चाहिए, इसमें भी मिलना चाहिए। तो यहाँ से देखिए निकालते हैं, तो यहाँ पे अगर देखिए 2.9 में से 2.03 को सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से 3 गया 7, ये बच गया 8 और ये हमारा हो गया 0.87। कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का मास, 0.87। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास हमारा जो हो गया वो 0.87 हो गया। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से वापस से देखिए कि 2.03 क्या हो गया 0.87। अगर हम यहाँ से इसको यहाँ से जब हम इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ पे जब हम रेशियो लिखेंगे 2.03 डिवाइडेड बाई 0.87:1 लिखेंगे। तो यहाँ पे से वापस से जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें 2.33:1 का रेशियो मिलेगा। दैट मीन्स कि ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ये वैलिड कर रहा है। इसी के कारण इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग इसको जानते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ अ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आई होप या लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप बोलिए। ठीक है, दो अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे ये जो हमारा लॉ था, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलिए, ये खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए हमारे चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर कर सकते हैं तो करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।